हाँ भाई, क्या बिस्किट? हाँ चलो भाई। अरे ये पिछला वाला है, पीडीएफ ऐसे ही हो रहा था। हाँ हाँ, तो पिछला वाला है तो कैसे अच्छा दिखेगा। ए भाई, ये टिफिन उफिन बंद करो, क्या नाटक लगा रखे हुए। वो गजब आदमी हो यार तुम लोग यार। समय से खाया करो, अब उसके बाद 1.5 घंटे बाद खा लेना ना यार, क्लास के बाद। बुखा जाते हो एकदम से। बंद कर दे भाई, खा लियो बाद में। चल भाई, कल यंग्स मॉडल्स पढ़ा था ना, बल्क मॉडल्स पढ़ा था कल। हाँ, चलो आओ देखो। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ये एक फॉर्मेशन है, बहुत पहले एआईपीएमटी में पूछा गया था। तो हो सकता है पूछ लिया जाए, हो सकता है ना पूछे। ठीक है, वैसे चांसेस ना के बराबर हैं। इसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। जब पुराना इलास्टिसिटी वाला सिलेबस था तो उसमें ये टॉपिक था। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है एक, तो इस वजह से मैंने सोचा करा देते हैं इसको। सुनिएगा। अरे, किसी भी पहाड़ की जो मैक्सिमम हाइट होती है ना, वो मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर होती है, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, एच रो जी। किसी भी रॉक का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना, वो 30 × 10⁷ N/m होता है। हाँ बताओ। हाँ हाँ, क्या चीज? हाँ तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस आएगा। समझ नहीं रहे हो? टेंशन क्या कर रहा है, उसको बैलेंस कराने का काम कर रहा है ना। वो तो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस उस टेंशन की वजह से अंदर मॉलिक्यूल्स में, रस्सी में खिंचाव क्यों पैदा हो रहा है। सोचो, अगर हम कहें, मान लो तुम रस्सी को खींच रहे हो इधर 10 न्यूटन से, मैं खींच रहा हूं 10 न्यूटन से, तो रस्सी के अंदर कितना डेवलप हो रहा है? 10 हो रहा है ना। अगर तुम इधर खींच रहे हो 30 और ये इधर खींच रहे हैं 40, तो रस्सी में कितना डेवलप होगा? कैसे पता तुमको? जब मास लगा रहेगा तब तो बता पाओगे ना। हाँ, नहीं नहीं, वही तो नहीं समझ रहे हो। हम कह रहे हैं कि टेंशन का रोल ही नहीं है उसमें। टेंशन बस एक इंडिकेटिंग पार्ट है। बात समझ रहे हो ना? कितना लोड बैलेंस हो रहा है, दैट लोड इज बैलेंस्ड बाय द वायर, उसको हम टेंशन का नाम नहीं दे रहे हैं। कह रहे टेंशन जैसा है, क्योंकि टेंशन निकालने के लिए, रस्सी में टेंशन निकालने के लिए आपके पास मास होना चाहिए। क्लियर है ना? जब तक रस्सी का मास नहीं होगा तब तक आप टेंशन कैसे बताएंगे? रीस्टोरिंग फोर्स की, अगर हम एक रस्सी है उसको हम आगे खींच रहे हैं 50 न्यूटन से, पीछे खींच रहे हैं 30 न्यूटन से, तो उस रस्सी के अंदर बैलेंस कितना हुआ? कितना बैलेंस हुआ? 30 न्यूटन ना। अगर हम इधर 50 खींचे, इधर 30 खींचे, तो रस्सी के अंदर बैलेंस कितना हुआ? 30। रस्सी के अंदर टेंशन 30 नहीं है। टेंशन तो तब पता चलेगा जब वो ये होगा कि कितने एस्लरेशन से एस्लरेट हो रहा है। अब मान लो हम एक तरफ मास ज्यादा लगा दें, एक तरफ मास हम कम लगा दें, तो मास का रोल आ गया ना। हम बस केवल बात कर रहे हैं कितना लोड बैलेंस हो रहा है। जो लोड बैलेंस हो रहा है वो स्ट्रेस डाल रहा है। क्लियर है? पहले पढ़ा क्या? गलत है? हाँ, नहीं नहीं, टेंशन भाई, ये सवाल देखो, क्वेश्चन देखो। चलो अभी क्लास के बाद देख लेंगे। हाँ, इधर। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। टेंशन जब हम देख रहे हैं, टेंशन जब हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक तरफ हमने 10 किलो का वजन लगाया, एक तरफ हमने 20 किलो का वजन लगाया, तो इट इज लाइक कि रस्सी को खींचा जा रहा है ना।
तो आप सोचिएगा कि अगर हम आपसे कहें कि उस वेट को हटा दीजिए, आप मुद्दे वाली बात देखिए, एक तरफ आप रस्सी को खींच रहे हैं, दूसरी तरफ आप रस्सी को खींच रहे हैं, मास हट गया। एक तरफ आप लगा रहे हैं 100 न्यूटन, एक तरफ आप लगा रहे हैं 40 न्यूटन, कितना बैलेंस हुआ? 40। तो 60 न्यूटन से वो एक्सलरेट हुआ ना, बात समझे हैं? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, मैक्सिमम कितना झेल सकता है, बात समझे ना? ये तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात हो गई ना। हम्म। हाँ, इसमें फोर्स अपॉन एरिया कर रहे हैं मैक्सिमम। नहीं सुनो, तो मैं बता रहा हूं ना, जैसे अगर हम कह दें कि एक रस्सी है, वो 100 न्यूटन का मैक्सिमम लोड झेल सकती है, तो उसमें 100 न्यूटन का लोड कब पता चलेगा? जब टेंशन अपनी एक्सट्रीम पर होगा, तभी तो टूटेगा। टूटने का कारण, जब टेंशन अपने एक्सट्रीम पे नहीं है, तब तक कौन बैलेंस हो रहा है? तब तक मास वेट बैलेंस कर रहा है, उसका बैलेंस लोड उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है ना? सही बात। कैसे? देखो, अगर हम तुमसे कहें, देखना इधर देखो, अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर एक वेट लटका है W, यहां पर एक वेट लटका है 2W, तो इधर इसको कितने से खींच रहे हो? कितने से? कितने से? W, 2W से। और इधर कितने से खींच रहे हो? W से। इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? कितना बेसिक मतलब हुआ कि इधर इसको हम कितने से खींच रहे हैं, इस रस्सी को? 2W से। इधर कितने से खींच रहे हैं? W से। तो इसके अंदर बैलेंस कितना हो रहा है? W। अगर मैं कह दूं कि इस वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, अगर मैं तुमको ब्रेकिंग स्ट्रेस मेंशन करके दे दूं, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की कंडीशन कब बनेगी? बताओ, ब्रेकिंग स्ट्रेस कब बनेगा? रस्सी के टूटने का कारण क्या है? जो मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो कितना होता है? टेंशन। बात समझे ना? जरूरी थोड़ी है कि हर टेंशन पे वो टूट जाएगा। बात समझे कि नहीं? जब ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करेगा, तब जो मैक्सिमम टेंशन वो झेल सकता है, उस तनाव के आगे नहीं जा सकता है। जब तक हम ब्रेकिंग स्ट्रेस पर नहीं पहुंचे हैं, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि इस रस्सी में कितना तनाव पैदा हुआ, इस रस्सी में कितना स्ट्रेस पैदा हुआ, कितना स्ट्रेस आया? ये तो डिफाइन होगा कि कितना लोड बैलेंस हो रहा है। रस्सी टूटेगी कब? जब बैलेंस लोड किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन। ये ब्रेकिंग की कंडीशन है। जब तक ब्रेकिंग की कंडीशन नहीं है, तब तक बैलेंस लोड के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना? वहां हर जगह ब्रेकिंग ऑफ वायर की बात कर रहा है। कौन सा वाला? क्या क्या? हाँ 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 हाँ। सिग्मा इक्वल्स टू F/A। भाई बैलेंस लोड के हिसाब से चलता है, टेंशन के हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार रीवेरीफाई कर लूंगा। हाँ भाई। हाँ 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 हाँ। वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक्सलरेशन एक्सलरेशन बढ़ रहा है तब। हाँ हाँ हाँ। एक फिक्स टेंशन रहेगा, फिक्स्ड टेंशन रहेगा, उसके एक्सलरेशन का इफेक्ट आएगा, लेकिन टेंशन फिक्स्ड रहेगा। हाँ बिल्कुल फिक्स रहेगा। जब तुम टेंशन बढ़ाओगे तब ना, जब एक्सलरेशन बढ़ाओगे तब ना सूडो नीचे बढ़ेगा, तब ना उसके अंदर टेंशन बढ़ेगा। देखो, जब हम ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, जब हम ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, तो ये रस्सी कितना मैक्सिमम लोड झेल सकती है, तो वो किसके बराबर? एक्सट्रीम टेंशन। क्लियर है? रस्सी का एक्सट्रीम टेंशन। लेकिन हर सिचुएशन में ये हो, ये जरूरी नहीं। आओ, ये बताओ, यंग्स मॉडल्स के सारे सवाल लगा लिए थे? ये क्या कह रहा? ये बताओ, a weight is suspended from a long metal wire, if the wire is suddenly breaks, temperature rises। सुनो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। जनरली हमको लगना चाहिए कि ये कूल होना चाहिए, राइज क्यों हुआ?
राइज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे वायर को जब कभी खींचो ना तो वायर के अंदर हीट पैदा होती है, कभी फील किए हो? वायर के अंदर जब आप वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वायर के अंदर हीट पैदा होती है, लेकिन वायर टूट गई तो क्या ठंडा हो जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए टेम्परेचर, क्यों? नहीं नहीं, ये कैसे, ये कौन सी बात है? हम ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जब रस्सी टूटी है तो टेम्परेचर राइज किया, क्यों? जब आप खींच रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं, एरिया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बॉन्ड टूटना, केमिस्ट्री वाला प्लीज यार, और लाल पीला नीला वाला कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ हाँ, सुनिए, तो होता क्या है कि जब हम ऐसी बातें करते हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट है बेसिक। जैसे आप किसी वायर को खींचते हैं तो वायर का थिकनेस कम होता है, वायर का थिकनेस कम होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स ऐसे वर्टिकली लाई कर रहे हैं उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, और जो हॉरिजॉन्टली लाई कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? जहां कोलिजन बढ़ रहा है जिस लाइन के अलोंग, क्या उस लाइन के अलोंग हीट आएगी कि नहीं आएगी? वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं ना? अब मान लीजिए हमने वायर को खींचा 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 खींचा, मॉलिक्यूल्स को दूर किया और वायर को छोड़ दिया। जैसे ही वायर टूटेगा क्या सारे मॉलिक्यूल्स फिर से रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे? मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट ज्यादा कहां है, क्रॉस सेक्शन के अलोंग या लाइन के अलोंग? लाइन के अलोंग, क्योंकि वायर है। और जब वायर टूटेगा तो क्या वो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे? पहले भी हीट जनरेट हो रही थी, बाद में भी हीट जनरेट होगी, लेकिन बाद वाली हीट ज्यादा होगी पहले वाले से, तो टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर राइजेस। अरे क्लियर है? ये कर लिया था? ये क्या था, होमवर्क था, लगाए थे? कितना घटिया रिस्पॉन्स, इसी से पता चल गया लगाए थे कि नहीं। हाँ बोलो। कह रहा इफ द स्ट्रेन इन अ वायर इज नॉट मोर देन 1/1000 एंड यंग्स मॉडुलस इतना, डायमीटर ऑफ वायर इज 1 मिलीमीटर, द मैक्सिमम वेट हंग फ्रॉम द वायर इज, मैक्सिमम कितना वेट आ सकता है? मैक्सिमम वेट कितना आ सकता है? 157 न्यूटन। निकाले थे? क्या लिखे थे? y बराबर एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। वाई कितना है? 2 इंटू 10⁻11। एफ दिया है क्या? डायमीटर ऑफ वायर निकालना है, द मैक्सिमम वेट हंग फ्रॉम द वायर, यही निकालना है। लेंथ ऑफ वायर कितना है? स्ट्रेन दिया है, क्या दिया है? डेल्टा एल बाई एल, दैट इज इक्वल टू, अरे ये क्या है, डेल्टा एल बाई एल ना, तो एल बाई डेल्टा एल कितना हो जाएगा भाई? क्या 10⁻³ लिख दे? एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू 1 की 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। क्या यहां से एफ निकाल सकते हैं? अरे ये 1 हो गया, 2 दूना 4, 5 चौक को 20। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आ जाए। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻3। समझ आया क्या किए? अरे समझ आया? 6 3 9, 11 में से, 11 में से तो क्या प्लस 2 बचा, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसको क्या 1/4 लिख दें? थोड़ा आसानी से कट जाएगा 2, और इधर कितना 10⁻2, 2 से काट दें, 2 1 का में 2 और 2 2 ना, हाँ ये कितना आ रहा है? 2 5 10 और 1 2 7 14, तो 1.57 इंटू 10⁻2 मतलब कितना? 157 न्यूटन। एफ बराबर कितना आ गया? 157 न्यूटन। अच्छा आ जाओ और आगे बढ़ो। ये क्या कह रहा? ये लगा लिए थे? नहीं लगाए थे? क्या आंसर आ रहा है इसका? बी 1E 1E 1E। क्या बनाए थे? जल्दी जल्दी बनाओ, फिर आज ही खत्म करना है चैप्टर भाई, सरफेस टेंशन स्टार्ट करना है। जब टेंशन कितना था? F, तो लेंथ कितना था? L, और रेडियस कितना था? इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? E। L है कि डेल्टा L है? L बाई डेल्टा L है, इलोंगेशन है ना, तो इलोंगेशन कितना होगा? अरे डेल्टा L ना, तो यहां पर मटेरियल तो सेम ही है, तो y1 बराबर y2 F बाई एरिया कितना है? अरे पाई आर स्क्वायर लिख लें, अरे रेडियस आर है ना यार, और डेल्टा एल
ई कितना दे रखा है, डेल्टा एल कितना दे रखा है ई, और यहां पे एल हो गया। अब फोर्स उतना ही लगा रहे हो कि अलग लगा रहे हो? फोर्स कितना लगा दिए 2F, और वायर का लेंथ कितना हो गया 2L, और रेडियस तो क्या पाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा? क्या डेल्टा एल निकालना है? अब सब कट गया, डेल्टा एल बराबर कितना आ गया ई, आया ना, तो खत्म, आंसर हो गया दूसरा। और बताओ, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एनर्जी वाला एक दो सवाल देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन था, कह रहा अ रबर कॉर्ड हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, टोटल अनस्ट्रेस्ड लेंथ कितना है? इफ इट इज स्ट्रेस्ड 12 सेंटीमीटर देन रिलीज्ड टू प्रोजेक्ट अ मास ऑफ 5 kg. Young's modulus for rubber is 5 into 10 to the power 8 Newton per meter square. Find the tension in the cord and the velocity of the mass. बढ़िया सवाल है, समझ आया सवाल? सवाल समझ आया? एक क्या है, रबर का कॉर्ड जिसका मास कितना है, जिसका एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है 10, ऐसे खट खट लिख लिया करो, एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। इट इज स्ट्रेच्ड बाय, स्ट्रेच टू 12 सेंटीमीटर, कितना खींचे हो, डेल्टा एल कितना खींचे हो 2 सेंटीमीटर, स्ट्रेच्ड टू 12 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर खींचे हो, देन रिलीज टू प्रोजेक्ट अ मास ऑफ, मास कितना है, मास कितना है 5 ग्राम, अरे है ना। यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर कितना दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, कॉर्ड में कितना तनाव पैदा होगा, कॉर्ड में कितना तनाव पैदा होगा, कैसे निकालोगे? क्या y बराबर F बाई ए डेल्टा एल बाई एल, y कितना है जी, बोलो बोलो बोलो, क्या F का ज्ञान है तुमको? F का ज्ञान नहीं है, L का है, कितना है 10 टू द पावर -2 लिख लिया करें यार, इंटू 10, 10 इंटू 10 टू द पावर -2, एरिया कितना है जी 10 टू द पावर -6 लिखे, समझ आया? अरे मिलीमीटर का स्क्वायर है ना, तो 10 टू द पावर -3 मीटर का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 10 टू द पावर -6। और बताओ डेल्टा एल, डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, समझ रहे हो? क्या यहां से एफ आ जाएगा, एफ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अच्छा ये बताओ, कह रहा है दूसरा सवाल, वेलोसिटी ऑफ द मास, ये 100 न्यूटन आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, 100 न्यूटन आ गया, काम बन गया अपना। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ, जब खींचे हो तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना, कितना कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन? क्योंकि हम खींच रहे हैं ना, हम एनर्जी डेंसिटी से तो हमको कोई मतलब नहीं है, जितना इसके अंदर एनर्जी स्टोर था इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक। तो यहां छोटा सा सवाल बन गया कि यार इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, बराबर कितना 1/2 mv स्क्वायर। नहीं आया, आया जी, लोड कितना है, लोड कितना है, लोड 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 लोड, अरे लोड कितना निकाले यहां से, 100 आ रहा है क्या, 2 5 10, क्या बात है 100। एक्सटेंशन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 1/2 मास कितना है जी 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू वी का स्क्वायर। इस 2 से ये 2 काट दे, अरे काट दे, इस 100 से ये 100 भी कट जाएगा, कितना हुआ 2/5 इंटू 10 टू द पावर 3 बराबर वी स्क्वायर। नहीं आया, अरे आया भाई, 2 को इधर ले गए 5 को इधर ले आए, तो v बराबर कितना, अरे 5 चौक को 20 लिख सकते हैं, तो v बराबर कितना आ जाएगा 400, तो 20 मीटर पर सेकंड। अब इतना गणित तो आना चाहिए, अरे क्लैरिटी है, यस। चलिए आइए अब थोड़ा और बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वन इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये याद कर लेंगे, यंग्स मॉड्यूलस में, पूरे यंग्स मॉड्यूलस में क्या ये बात याद कर लेंगे, कौन सी वाली, ये वाली बात, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, हाँ? अरे भैया ये ग्रिडर वाला फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला कुछ करना नहीं है, बस ये वेरिएशन रट लेने हैं। ये डेल्टा जो है ये डिफ्लेक्शन है, ये कितना नीचे गया, तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वाई। अरे क्लियर है? जनरली यही पूछा जाता है कि हम वर्टिकल डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल होगा। कभी डब्ल्यू दे देगा, कभी बी दे देगा, कभी डी दे देगा, कभी वाई दे देगा, कभी एल क्यूब दे देगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी तुमको रटी रहनी चाहिए, इससे सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? हाँ, क्या चीज? y बराबर डब्ल्यू एल क्यूब। जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक रॉड है, इसके सेंटर से तुमने एक वेट लटका दिया जिसका वेट कितना है, W। अब W वेट लटका है तो क्या इसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा होगा? क्या ये नीचे मुड़ेगा डेल्टा? ये डेल्टा कितना मुड़ेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा, पहला का आपने कितना वेट लटकाया है, दूसरा वॉल्यूम किससे रिलेट किया जाता है इसको, तो लेंथ का क्यूब, इसका लेंथ कितना है। तीसरी बात है कि इसके डायमीटर का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका डायमीटर कुछ ना कुछ डी होगा। यहां देखिए इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा डी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यूब। और इसका कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगा। बात समझ रहे ना? इट इज लाइक दिस, ये ऐसा बीम है आपके पास जिसको हॉरिजॉन्टल फंसाया गया है। ये लेंथ कितना है, एल। ये आपके पास ये इसका ये कितना है, डी, और ये कितना है, बी। अब इसको ऐसे रख के मोड़, ये पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ सिलेबस से हट चुका है। बहुत पहले के टाइम पे एक पूरा टॉपिक होता था सॉलिड्स में, बेंडिंग ऑफ बीम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बीम। जब इसमें एक पतली रॉड को एक मोटी रॉड को दोनों को जोड़ते थे, फिर इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस निकालते थे, वो सब पुराने सिलेबस में था जिसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। बट और हटाया बहुत पहले गया था, 2008-2009 में हटाया गया था। बट 2011 में इससे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो यंग्स मॉडुलस के साथ कैसा प्रोपोर्शनल होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो इस वजह से मैंने लिख दिया, क्या पता पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं तो याद कर लेना, बट अपन वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलेंगे, याद कर लेंगे इसको। ये बताओ, यहां पर कहानी अपने पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस का इलोंगेशन किससे रिलेटेड था, मतलब यंग्स मॉडुलस में जब हम बात कर रहे थे तो क्या हम लेंथ के अलोंग इलोंगेट कर रहे थे? चाहे इलोंगेट करिए चाहे कंप्रेस करिए, अगर चेंज लेंथ में हो रहा है तो कौन रिलेट कराएगा, यंग्स मॉडुलस। कौन रिलेट कराएगा? अगर वॉल्यूम के अलोंग चेंज हो रहा है तो कौन रिलेट कराएगा, कौन, बल्क मॉड। तो सर वॉल्यूम के अलोंग चेंज कैसे होता होगा, अगर उसकी बात हम समझे। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपको एक कंटेनर दे दिया गया, इस कंटेनर में पानी भर दिया गया और इसमें कहीं डी डेप्थ पे हमने एक ऐसे बॉल रख दी। अब क्या होगा, क्या इस बॉल के ऊपर, ये डेप्थ के कंपैरिजन में ये बॉल बहुत छोटी है, इस डेप्थ के कंपैरिजन में ये बॉल बहुत छोटी है, हम ये मान रहे हैं कि हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म है। जैसे हाइट से जब आप नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना, रो जी एच, नाम सुना है, P बराबर रो जी एच। और हम ये मान रहे हैं जितना प्रेशर यहां है उतना ही प्रेशर यहां है, क्योंकि ये पॉइंट मास सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, पॉइंट मास। अब सोचो अगर प्रेशर दोगे, यहां पे मान लो हम तुमसे कह दें कि तुमने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन से तुम प्रेशर क्रिएट कर रहे हो इस लिक्विड पर, अरे कर रहे हो, तो क्या होगा, सब जगह प्रेशर इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या यहां से फोर्स लगेगा, और प्रेशर की वजह से जो फोर्स आता है क्या वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर होता है? अरे ये पढ़े, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस में जो फोर्स आता है उसका नेचर कैसा होता है, हमेशा खुद को रीस्टोर करने का, हमेशा खुद को रीस्टोर करने। अरे बात समझ रहे हैं? और जो प्रेशर से फोर्स आएगा वो हमेशा कैसे लगेगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और कांटेक्ट सरफेस की तरफ, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और कांटेक्ट सरफेस की तरफ। अब सोचो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या इसका वॉल्यूम घटेगा? अरे घटेगा कि नहीं घटेगा? क्यों घटा? क्योंकि भाई साहब ये जब बाहर से प्रेशर क्रिएट हो रहा था ना, तो इसके सिमेट्रिक ये क्या कर रहा था, अंदर से एक फोर्स लगा रहा था जो चाह रहा था कि बाहर से जो प्रेशर की वजह से फोर्स आ रहा है ना उसको बैलेंस कर दिया जाए, मेरे अंदर कोई डिफॉर्मेशन ना हो। फिर भी ये डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत स्लो है और तब तक है जब तक आप हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है,
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जितना प्रेशर हमने यहां पर बढ़ाया है, अगर उस प्रेशर को हम रिलीज करेंगे तो क्या ये बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज पे आ जाएगी? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? बात समझ आ रहा है? आसान टॉपिक, कठिन कुछ नहीं। तो सोचो क्या हुआ कि अगर हम कहें कि हमने यहां पर प्रेशर बढ़ाया डीपी, कितना प्रेशर बढ़ाया? डीपी, तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? घटा ना। पहले प्रेशर पी था, इस कंडीशन में प्रेशर कितना था? पी, और यहां पे कितना हो गया? पी प्लस डीपी। कितना बढ़ा? डीपी। पहले वॉल्यूम वी था और अभी कितना हो गया? वी माइनस डीवी। क्या डीवी वॉल्यूम का चेंज आया? आया ना? अब सुनो, होता क्या है कि जितना प्रेशर आप सिमेट्रिकली इसके ऊपर डाल रहे हो, ये उतना ही स्ट्रेस क्या लगा रहा है? बाहर की तरफ लगा रहा है। यहां पर वॉल्यूमेट्रिक में जब हम बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चेंज में जब हम बात करते हैं, तो जितना प्रेशर बाहर से आ रहा होता है, सेम उतना ही स्ट्रेस अंदर से डेवलप। अरे बात समझ रहे हैं? इस वजह से जब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस का, किसकी बात करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को बराबर लिख लिया जाता है किसके? प्रेशर। किसके बराबर? प्रेशर। बाहर से लिक्विड ने इसके ऊपर खूब सारे फोर्सेस लगाए, एफ फोर्स लगाया, इसने अंदर से भी उतना ही फोर्स लगाया। अगर नहीं लगाता तो क्या होता? कम लगाता तो क्या डिफॉर्म हो जाता? ज्यादा लगा नहीं सकता है? ज्यादा लगा सकता है? नहीं। वो तो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, वो तो डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है ना भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। अब वो उसके हाथ पर थोड़ी निकला है कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो हम अपने आप में ही फैलेंगे, ले आओ। अरे क्लैरिटी है ना? चेंज के लिए आपको कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अपने आप से कोई बॉडी अपनी स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं करती। अरे क्लियर है? तो हुआ क्या कि जब यहां पर हमने डीपी प्रेशर बढ़ाया तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? डीवी। तो जो ये डीपी बढ़ाए हैं, ये डीपी से जो फोर्स आ रहा है वो स्ट्रेस डाल रहा है या इसके अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है? अंदर से जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। बस खूबसूरत बात यह है कि जितना फोर्स बाहर से आ रहा है उतना ही फोर्स अंदर से। बात समझ आ रही? तो हम क्या लिखेंगे भाई यहां पर? कंप्रेसिव स्ट्रेस बराबर प्रेशर। तो आपने कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया? पी, पी प्लस डीपी या केवल डीपी? अरे भाई वॉल्यूम चेंज तो डीपी की वजह से हुआ है ना। तो सिग्मा बराबर कितना है? डीपी। कितना है? डीपी। नहीं आया? कंप्रेसिव स्ट्रेस किसके बराबर है? डीपी के। किसके बराबर? डीपी। पल्ले पड़ा ना क्या कह रहे हैं हम लोग? जितना बाहर से प्रेशर आ रहा है क्या अंदर से उतना ही स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? कितना प्रेशर चेंज किया यहां से ये बनाने में? कितना? डीपी। कितना? पी प्रेशर लग रहा था, कोई चेंज नहीं हुआ। जब तुमने प्रेशर बढ़ाया तब ना वॉल्यूम घटा। कितना प्रेशर बढ़ाए हो? डीपी। कितना वॉल्यूम घटा है? डीवी। वॉल्यूम घटा है ना। तो जब हम बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस की तो इसको लिखा जाता है क्या भैया? क्या पढ़े हो? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है सारे मॉड्यूलस। तो यहां क्या लिखेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है जी? डीपी। कंप्रेसिव स्ट्रेन डीवी की डीवी बाई वी। डीवी। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? वी। ओरिजिनल वॉल्यूम वी। तो डीवी बाई वी। यहां पे लग जाता है नेगेटिव साइन। माइनस का क्या मतलब है? प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार? नहीं आया? तो के बराबर क्या लिखोगे? माइनस वी डीपी बाई डी। अरे क्लियर है? बात समझ आ रही है? यूनिट वही रहेगी, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्या ये के का वैल्यू समझ आए? माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी। चलो बहुत अच्छा, गुड जॉब। अब सोचो, अब यहां पर अगर हम बात करें, इसी में एक और फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या नाम होता है भाई साहब? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट किया जाता है सी से। किससे? सी से। और सी बराबर होता है 1/k। अगर किसी और सिंबल से डिनोट करेगा तो आपको लिख के देगा कि इस सिंबल से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अरे क्लियर? तो सी किसके बराबर हो गया? 1/k के। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? dv बाई माइनस ऑफ वी डी।
अरे लिख देंगे, हिसाब किताब समझ आ रहा है? यस। चलिए इतना ही कहानी है, फटाक से लिखिए इसको, चलिए जल्दी पेन चलाइए। इतना है बल्क मॉडुलस। हाँ, अब इसके बाद इसके सवाल। क्या चीज? बैंड चोरी हो गया? बैग चोरी हो गया? तो तू कितना खतरनाक आदमी बगल में बैठा, वो तुझे एक दिन बेच के आ जाएगा। छोड़ के चले गए थे क्या? वे भूल गए थे क्या बैग अपना? अच्छा, ये भी नहीं पता लाया था कि नहीं? तेरे साथ कोई आता है? हाँ, तब बैग गायब नहीं होगा तुम्हारा? है? दे भाई दे, बैग दे दे उसका यार, दे। सुंदर बैग है। इतना सुंदर बैग भूल जा रहे हो तुम्हें? चले भाई आगे बढ़ा जाए। अरे नोट हो गया? जल्दी लिख, जल्दी लिख, आगे बढ़ रहे भाई। अरे यही तो फॉर्मूला है, माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी यार, यही तो बार बार आएगा। डायग्राम वाइग्राम बनाते रहना आराम से। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख। हाँ, गब्बर, तो दाढ़ी वाड़ी इतना काहे बढ़ाए हुए? सोचो जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी कटवाएंगे। नहीं, ब्रेकअप हुआ है? कबीर सिंह बनने की तैयारी कर रहा है? ज्यादा पैचअप ब्रेकअप के चक्कर में पड़ो, जिंदगी खत्म, खेला खत्म, खत्म हो चुका है। तुझे बड़ा पता है, अब कुछ बचा ही नहीं है। तूने तो नहीं खत्म किया? अच्छा पड़ोसी है, पड़ोसियों के साथ तो और रिस्क होता है। अब बस भाई, ज्यादा हो गया, अब सवाल बनाओ। छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। इधर ध्यान दो, कह रहा है अ बॉल फॉलिंग इन अ लेक जिसकी डेप्थ कितनी है? 200 मीटर। कितनी डेप्थ है? 200 मीटर। अरे सुन रहे हो? कह रहा है एक बॉल है जो कहां गिरी है? लेक में। कितने मीटर? 200 मीटर। shows 0.1% ऑफ डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट द बॉटम। बॉटम पे बॉल के वॉल्यूम में कितना कमी आ गया? 0.1%। मतलब ये क्या है, डेल्टा वी की डेल्टा वी बाई वी? डेल्टा वी बाई वी कितना परसेंट? 0.1 डिवाइडेड बाई 100। क्या 10⁻³ लिख लें जी? नहीं आया? आया? कह रहा व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। तो बल्क मॉड्यूलस कितना होता है जी? डीपी अपॉन डीवी बाई वी। क्या माइनस साइन लग जाता है? अरे लग जाता है। तुम्हारा ये डेल्टा वी बाई वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सोच के, 1% का डिक्रीज हुआ है, प्रेशर बढ़ा है। पानी में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। तो क्या यहां माइनस लगाएंगे? और माइनस लगाएंगे ना। वी कितना है वॉल्यूम? नहीं पता। डीपी कितना? क्या रो जी एच लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे? रो जी। नहीं आया? डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी कितना है? 10⁻⁻3। क्या प्लस लिख ले? बल्क मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो तुम चाहो तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो, वी डीपी बाई डी। ऑब्वियस सी बात है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अरे क्लियर है ना?
तो प्लस माइनस के झंझट से मुक्त हो जाओगे। तो रो कितना है जी पानी का? 10⁻³ होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है क्या? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पता रहना चाहिए। जी का वैल्यू कितना है? 10। और हाइट कितना? डिवाइडेड बाई 10⁻³ अब कट जाएगा क्या? कितना आया? 2000 न्यूटन। अच्छा, हाँ, अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। 10⁻³ ना जी, तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा ना। कितना बना जी? क्या? अरे 6 हो गया और 1 2 3 इसका 2 × 10⁹ हो गया क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर है जी? कौन सा वाला? अरे 9। क्या यार, कैसे आदमी हो बे तुम लोग? क्या इसमें 10 कर देना भाई, 20 लिख देना। 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 9.6 लिखोगे तो 19.6 आएगा। अरे दादा, कर लिया करो रख के, इतना करीब कोई नहीं है। देख रहे हो ना, यहाँ 8 है, यहाँ कितना है? 10 है। अरे जब ऐसे लिखा होता 19.6 × 10⁸ लिखा होता, दूसरा 20.5 × 10⁸, तब जी का वैल्यू 9.8 डालने का मतलब भी बनता। अगला सवाल बताओ, खुद से बनाना। हम प्रेशर को यहां से यहां बढ़ाए हैं, तो वॉल्यूम में कितने का चेंज हुआ है? 10%। बता बल्क मॉडुलस कितना हुआ, फट से बताओ। निकाल के आए थे क्या घर से? हाँ, अभी निकाला तूने, चल जल्दी कर। 1.165 में से 1.01 घटाएंगे, परसेंटेज चेंज 10% का है, तो 10⁻² तो यही -2 तो यही हो गया। तो हो जाएगा हमारे पास कितना? 5। 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा अपने पास कितना? 6 में से 1 गया 5, और 1 का 1, और 1 का 1, 1 में से 1 गया 0, तो 0.155। अरे भाई ये तो रहा, बस खत्म। 1.55 × 10⁵ पास्कल। निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा गणित करो ही मत। परसेंटेज चेंज कितना दे रखा है जी? वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज कितना दे रखा है? 10%। तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा V/V इक्वल्स टू 10⁻²। कोई दिक्कत? 10% 10⁻1। 10%, 10/100 कट गया कितना? 10⁻1। और प्रेशर चेंज कितना है जी? अरे 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 5, और 1 यहां आ गया 0.155 इंटू 10⁵। तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाता है? बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा? 0.155 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻1। 0.155 इंटू 10⁻+6 हो जाएगा, मतलब कितना? 1.55 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अच्छा इसमें बढ़िया सवाल देखते हैं। ये बताओ, ये तो आंख बंद करके बता दोगे क्या? फॉर अ कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम इज इतना एंड इट्स बल्क मॉडुलस इज V. बी आर रिलेटेड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहो, नहीं लग रहा है? अबे भाई कैसे आदमी हो यार? डेल्टा V/V होता है ना, तो इधर गया तो B नीचे नहीं आया। गजब आदमी हो यार। इफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, देख क्या दे दिया, क्या दे दिया? बल्क मॉडुलस की कंप्रेसिबिलिटी। क्या बल्क मॉडुलस निकाल पाएगा यार? तो बल्क मॉडुलस बराबर क्या लिख लेंगे? 1/4 इंटू 10⁻⁵। कितना प्रेशर दियो? प्रेशर इज 10 ATM एंड वॉल्यूम इज, अरे प्रेशर कितना है? 10 ATM ना, 10⁵ पास्कल होता है, याद रख लेना। 1 ATM में 10⁵ पास्कल होता है अप्रोक्सीमेटली। 1.013 होता है, बट उसको अपन क्या लिख लेते हैं? 1। अभी फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा। वैसे बल्क मॉडुलस इज मेजरली अ पार्ट ऑफ फ्लूइड जहां प्रेशर का यूज होगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई डीवी। वॉल्यूम तो अपने को पता नहीं है कि पता है? अरे वॉल्यूम पता है कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना।
तो कन्वर्ट कौन करेगा? कितना लिखेंगे? -6। अरे भाई, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है। क्यूब किए हो तो यहां भी तो क्यूब करोगे, तो 10⁻⁻6 नहीं आया, तो यहां से डीवी निकालना भाई। क्या बाबू, किसमें दे रखा है? पर एटीएम में दिया हुआ है, तो मत करो, तब तो सबको एटीएम में रखो, एटीएम एटीएम कट जाएगा। और आंसर से, अरे कुछ करना ही नहीं भाई, आंसर तो देखा ही नहीं मैंने, बिना मतलब मेहनत कर रहे, बिना मतलब मेहनत खोट रहे भाई। क्या अब सीधे दिख रहा है यार, कितना होगा? 0.4 इसमें है कहीं है आंसर, फालतू मेहनत कर रहे थे। समझ आया कैसे? के कितना दे रखा है? 1/4 इंटू 10⁻⁻5 एटीएम ऊपर ले जाए, अरे ले जाए, ये किसके बराबर है? प्रेशर, प्रेशर कितना है? 10 एटीएम है ना, डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, डेल्टा। और वॉल्यूम को क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर क्यूब। 10 एटीएम से क्या गया? एटीएम से एटीएम गया, और ये कितना हो गया बताओ भाई? डेल्टा वी बराबर क्या लिखोगे? 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10 इंटू 100 आ गया डेल्टा वी। कितना? 1 2 3 5, 4 इंटू 10⁻, कुछ छूट रहा है यार, एक 10 छूटा क्या? 1 2 3, इसका 5, हाँ क्या चीज? 10 एटीएम काटे नहीं लिखे भाई, यहाँ पे एटीएम एटीएम काटे। 10 गुणे 100, 0.04 आ रहा है यार, तुम लोग 4 है, 0.4 कैसे आ गया भाई? हाँ? अरे 4 इंटू 10⁻⁻5 ये इधर गया, और 2 जीरो यहां पर, 1 जीरो यहां पर, 3 जीरो, हाँ कितना बचा? 0 पॉइंट माइनस कितना? -2 ना, 0.04 सेंटीमीटर क्यूब आएगा यार डेल्टा भी। गलत है, मिस्टेक होगा, कुछ टाइपिंग एरर होगा, अपन कुछ गलत तो नहीं कर रहे। पर एटीएम इतना है, प्रेशर 10 एटीएम है, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। टाइपिंग एरर होगा कुछ, या तो यहां 1000 होगा। हाँ क्या चीज, क्या चीज? 4 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक तो है, -2 ही होगा। हाँ क्या चीज? इसका 10 लिखे हैं भाई, और इसका 100 लिखे हैं। ठीक है यार, गणित है यार, हटाओ फालतू का। ये सवाल बनाओ एम्स 2017 का, बढ़िया सवाल है। द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज रो एंड इट्स बल्क मॉडुलस इज के। द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ लंप ऑफ गोल्ड व्हेन अ प्रेशर पी इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल साइड्स इज। बनाओ, देखिए कौन बना पाता है। बनाओ, बढ़िया, 5 मिनट का टाइम है, आराम से निकालो, खूब सोच समझ के बताना। अच्छा, हड़बड़ी मत करना। अच्छा, तुम लोग को ये पता चल रहा है कि ए और बी तो नहीं हो सकता? ए और बी तो नहीं हो सकता, ये पता चल रहा है? पता चल रहा है कैसे? डेंसिटी कहां चली गई? डिनोमिनेटर में, तो चेंज इन डेंसिटी के तो यूनिट में आएगा ही नहीं।
डेंसिटी, अरे भाई के का यूनिट और पी का यूनिट तो सेम है, तो गया वो सी होगा। और डी का है नहीं, वो भी नहीं होगा, वो तो रो के बाई पी बन तो रहा है, डी होगा, डी होगा। बनाओ बनाओ बनाओ, एक जगह दिमाग लगाना है इसमें बस। इसको कहते हैं क्वेश्चन, जहां गलत करते हैं लोग। आसान सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बनेगा 1 ही मिनट के अंदर, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। चलो हो गया, टाइम अप। सी बन रहा है, आओ देखते हैं सी बन रहा है कि डी बन रहा है। ये बताओ, ये बताओ, सुनना सुनना सुनना। द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज रो, द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज रो, इट्स बल्क मॉड्यूलस इज के। बहुत ध्यान से देखना। द इंक्रीज इन डेंसिटी of a lump of gold when a pressure P is applied uniformly on all sides। क्या पूछा है? प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो डेंसिटी, मास सेम रहेगा ना। मास भी बढ़ा दोगे क्या? मास में कोई चेंज नहीं होगा, ये बात जानते हो ना। सुन, हम जानते हैं कि K बराबर है dP बाई dV, और यहां क्या है? V। क्या है? V। अरे क्लियर है? अरे है ना जी? यस सर। हमको अगर किसी तरह से dV बाई V का ज्ञान हो जाता तो हमारा काम बन जाता, बन जाता ना। प्रेशर बढ़ाने से क्या नहीं बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा? डेंसिटी बदलेगी, डेंसिटी तो बदलेगी ना, वॉल्यूम बदले। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन डेल्टा रो बाई रो बराबर माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी लिख सकता हूं। मास तो कांस्टेंट हो गया, वी की पावर कितना गया? -1, तो माइनस पहले आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा वी बाई। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर अगर इसमें तुम 2% बढ़ाओगे तो इसमें 2% घटे। अरे आया कि नहीं आया? कठिन बोले हम कुछ? कोई ऐसा जो सर के ऊपर से उड़ रहा है, कोई ऐसी लाइन नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल देंगे, बस खत्म बात। तो के बराबर कितना हो गया? वी डीपी। कितना प्रेशर बढ़ाए हो? पी। अरे प्रेशर पी अप्लाई किए हो ना, पहले कोई प्रेशर नहीं था, बाद में कितना आया? पी डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा रो बाई रो। तो ये वी तो गायब हो गया यहां से। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इस v को हम नीचे ले आए थे तो क्या लिखे थे? dv बाई वी, और dv बाई वी की वैल्यू हम क्या निकाले? डेल्टा पी बाई डेल्टा रो बाई रो। अरे चाहे डेल्टा लिखो चाहे डी लिखो, बात बराबर है। जब हम डी की बात करते हैं तो बहुत स्मॉल चेंज, और डेल्टा की बात करते हैं तो बड़ा चेंज। यहां ना तो स्मॉल चेंज से अपने को मतलब है, ना तो बड़े चेंज से, बस चेंज से मतलब है। तो चाहे डी से प्रेजेंट कर लो चाहे डेल्टा से। नहीं आया? आया जी? यस। तो रो कहां जाएगा? ऊपर। तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रो पी बाई डेल्टा रो। समझ पा रहे हैं ना? तो यहां से डेल्टा रो कितना है? रो पी बाई के। द राइट आंसर इज सी। अब सुनिए दिक्कत कहां पैदा होता है। हमको क्या लगता है कि सर वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, ऐसा ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तब तो गेम बदल जाना चाहिए, तब तो रो तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। बात समझे ना? अगर हम ऐसे लिखें v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, तो हम कहें कि हमने v को दोगुना कर दिया तो रो कितना हो जाएगा? दोगुना की आधा? आधा। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ आ रही? अगर हमने इसको दोगुना किया तो इसको हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया? परसेंटेज चेंज कितने का हुआ? 100% का। कितने का? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ 5th फ्लोर पे दे दीजिए गेट खोल के। ये वेदांतु लर्निंग सेंटर वाले हैं। हाँ 10वां होगा, नीचे शोरूम होगा, ये कैसे एक शोरूम होगा जहाँ शादी वादी कपड़ा मिलता है, उसी में 5वें फ्लोर पे आ रही है।
नहीं ना? हाँ भाई, चलो डेल्टा रो बराबर कितना, रो पी बाई के। सुनना ध्यान से, अगर हम कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है टाइम्स में चल रहा है। किस में चल रहा है? टाइम से। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी आप क्या पढ़े हैं? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो अगर आपने v को दो गुना कर दिया तो रो आपका क्या हो गया? आधा। ये आपको समझ आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये समझ आ रहा है? सोचिए, अगर हम कहें हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, अगर हम कहें हमने इसको 2% बढ़ा दिया तो ये 2% घटेगा। जुड़ना, घटना, मल्टीप्लाई और डिवाइड होना दोनों में अंतर है। ये जो आप रिलेशन लिखे हैं, यहां क्या डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम क्या आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां क्या लगा है? माइनस साइन। तो ये जितना परसेंट बढ़ेगा ये उतना परसेंट घटेगा। अरे क्लैरिटी है ना? तो इसी का नेगेटिव साइन खा गए यहां पे। वही ये बड़ा भाई, माइनस ऑफ पी यहां नेगेटिव में होता है ना? होता है कि नहीं होता है? अब तुम्हारा डीवी बाई डी, जब तुमने प्रेशर बढ़ाया तो ये घटा है, डीवी बाई वी घटा है, और डी रो बाई रो बढ़ा है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस। तो इस वजह सही आंसर क्या है? रो पी बाई के। सवाल समझ आया? नहीं आया? सोचो 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 सोचो। ये बताओ, सुनो इधर ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। क्या के बराबर माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी पता है? हमको डीवी बाई डीवी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हम क्या जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाएं चाहे घटाएं, किसमें चेंज नहीं होगा? मास में। मास बराबर क्या होता है, या डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास में कोई चेंज, तो इसको क्या मैं डी रो बाई रो बराबर डी वी बाई वी लिख सकता हूं, एरर वाले मेथड से। कौन से वाले मेथड से? मास वाले को लिखोगे नहीं, क्योंकि मास क्या है? कांस्टेंट। इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा ना। अगर प्लस डेल्टा एम बाई एम लिख भी दिए तो डेल्टा एम में कोई चेंज हो रहा है क्या? तो ये वैल्यू ऑलरेडी कितनी हो गई? जीरो। कितनी हो गई? जीरो। अरे क्लियर है? सोचिएगा, ये परसेंटेज की तरह चल रहा है कि अगर आप इसमें 1% बढ़ाए, इसमें 2% बढ़ाए, तो रो में कितना फर्क पड़ेगा? मास अपॉन, अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम, अरे यार सॉरी यार, हाँ हाँ हाँ, गलती है, गलती। मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर गया तो क्या बना? -1। -1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या माइनस लग के आएगा? और यहाँ पे क्या? प्लस डेल्टा एम बाई एम। डेल्टा एम में कोई चेंज, तो इसका परसेंटेज एरर कुछ भी काम नहीं करेगा। जब तुम एरर पढ़ते थे तो एरर के साथ एक बात थी कि गलती को कभी घटाया नहीं जा सकता था, इस वजह से हम उसको क्या करते थे? जोड़ लेते थे। लेकिन ये गलती नहीं है, ये चेंज है। यहां घटने का चेंज अलग है और बढ़ने का चेंज अलग है। तो डी रो बाई रो का माइनस डी वी बाई वी से क्या समझ पैदा होता है कि अगर डेंसिटी 2% बढ़ेगा तो वॉल्यूम 2% घटेगा। इसका मतलब समझे हैं? तो माइनस डी वी बाई वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? माइनस डी वी बाई वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए? प्रेशर तो हो गया पी, और इसको क्या लिख सकते हैं? डेल रो बाई रो। रो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो के बराबर कितना? रो पी बाई डी रो। तो डी रो को बाहर कर लें क्या? डी रो कितना आ जाएगा भाई? रो पी बाई के। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? हमको बस बार बार ये ख्याल आता है कि हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगी, या डेंसिटी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने लग जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है? परसेंटेज चेंज। जो डेल्टा रो है जो आप निकाल रहे हैं, ये डेल्टा रो क्या है? डेल्टा रो बाई रो आपको क्या दे रहा है? परसेंटेज चेंज। एक में 2% बढ़ा तो दूसरे में 2% घटा। ये बात समझ आ रही है? अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मैं ऐसे रिलेट करूं कि एक में 2% बढ़ा तो दूसरे में 1/2%। आपके कहने का तो मतलब यही है ना कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो मैं यहां लिखूं 2%, तो यहां लिखूं 2% डिनोमिनेटर में। मतलब बनेगा कुछ? बना?
डिनोमिनेटर का परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, परसेंटेज जोड़ घटाना है। परसेंटेज क्या है? जोड़ घटाना, वो जुड़ेगा और घटेगा। नहीं आ रहा है। हम जो कहना चाह रहे हैं वो पहुंचा आपके पास? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, बात सही है कि नहीं है? बात सही है ना? अगर हम कहें कि हमने वॉल्यूम को 2% बढ़ाया तो डेंसिटी हमारी 2% घटनी चाहिए। 2% घटनी चाहिए कि 1/2% घटनी चाहिए? 2%। कितना? 2%। 1/2 का कोई मतलब नहीं है। अगर हम वही कहते कि हमने वॉल्यूम को 2 टाइम्स किया तो डेंसिटी कितनी हो गई? 1/2। अरे हुआ ना? वहां मल्टीपल्स चले और यहां परसेंटेज चेंज चला। तो इसमें सही सही आंसर क्या है? सी। सही आंसर क्या है? सी। अरे क्लियर है? चल आगे बढ़ो। नीट 2017 बनाओ 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 बनाओ। The bulk modulus of a spherical object is B. If it is subjected to a uniform pressure P, the fractional decrease in radius. Fractional decrease in radius. Radius कितना घटेगा? आसान सवाल है यार, खट से बनाओ यार, इतना टाइम लगाओगे यार। कौन सा होगा? ए होगा? बढ़िया। कौन सा होगा? अब देखो यहां बल्क मॉडुलस को किससे दिखा दिया है? बी से। तो बी किसके बराबर है? माइनस ऑफ डीपी अपॉन डीवी बाई वी। क्या डीवी बाई वी को मैं माइनस ऑफ डीपी बाई बी लिख सकता हूं? प्रेशर कितना बढ़ाया हमने? कितना प्रेशर सब्जेक्ट किया है? पी ना? तो माइनस ऑफ पी बाई वी। अब हमको चाहिए डीवी बाई वी। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डीवी बाई वी कितना होगा? 3 डेल्टा आर बाई आर या 3 डी आर बाई आर। उठा के यहां रख दो। तो डी आर बाई आर कितना हो गया जी? डी आर बाई आर कितना हो गया? 3p बाई भी। क्या माइनस साइन आया? माइनस साइन का मतलब है कि हमारा रेडियस बढ़ा कि घटा? तो घटिया रिस्पॉन्स करते हैं। बढ़ा कि घटा? सही आंसर बी। सही आंसर ए। क्या क्या भाग बैठे हो क्या तुम लोग? मॉड्यूल में भी है। किसका? इसका आंसर क्या था? क्या चीज? ए। बी कैसे हो सकता है यार? क्या p/3 भी लिखा हुआ है? आंसर में p/3 भी लिखा हुआ है? कैसे भाई? छोड़ो यार, तुम इधर आओ। गलती से। यस। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज shear modulus of elasticity. shear modulus of elasticity देखो क्या है, देखना देखना। shear modulus of elasticity ये क्या कहता है? कुछ नहीं, एकदम सस्ती सी बात है कि अगर हम कहें कि ये आपके पास एक सरफेस है, एक क्यूब है। क्या है भाई साहब? क्यूब। क्यूब मान लो, क्यूबॉइड मान लो, जो मानना है मान लो। अगर हम तुमसे कहें कि तुमने यहां पर फोर्स लगाया F, कितना फोर्स लगाया भाई साहब? F। कितना फोर्स लगाया? F। क्या होगा? क्या होगा? यही रहेगा या थोड़ा स्लाइड कर जाएगा? खिसकेगा ना थोड़ा सा? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? क्या ये एंगल फाई खिसक जाएगा? इसको क्या अपन डेल्टा एल लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? क्या टेन फाई जानते हैं अपन? क्या होता है भाई? डेल्टा एल बाई। इस फोर्स की वजह से क्या ऊपर वाली लेयर में कुछ खिंचाव पैदा हुआ है? इसका एरिया कितना है? क्या स्ट्रेस लिख सकते हो? क्या होगा? एफ बाई ए। एफ बाई, ये फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है या एरिया के अलोंग है? एरिया के अलोंग। अब अगर मुझे शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखना हो तो क्या हम ईटा लिख सकते हैं? ईटा बराबर क्या लिखोगे? एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। क्या डेल्टा एल ऊपर चला जाएगा? वैसे ये फॉर्मूला इसका याद नहीं करते हैं। एफ बाई ए फाई याद कर लिया करो, फाई को हमेशा अलग से निकाल लिया करो। क्लियर है? उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, उससे तुमको रिकॉल हो जाएगा कि इस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर वाला एरिया नहीं लिखना है। कौन सा एरिया लिखना है? जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है। बनाए थे भाई, सवाल बनाए थे यार, बनाए थे ना? अब सोचो, अब इसी सवाल देखो। ये टू पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4000 न्यूटन are applied tangentially to the upper and lower faces of cubical metal block of side 25 सेंटीमीटर।
If the shear modulus for the metal is 8 into 10 to the power 10 Pascal, then the displacement of the upper surface relative to the lower surface. क्या फाई निकालना है अपने को? फाई निकालना है कि एल निकालना है? shear modulus, then the displacement of the upper surface एल निकालना है. कितना एल आएगा? साइड कितना था? एल कितना दे रखा था? कैपिटल एल मान लो. साइड को कितना दे रखा था? 25 सेंटीमीटर. क्या जी? अगर अपने को फाई पता चल जाए तो फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एल बाई 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. अच्छा, ध्यान से सोच समझ के बताना. अगर हम यहां पे ईटा बराबर लिखें एफ बाई ए इंटू फाई तो कोई दिक्कत? एफ का वैल्यू कितना? 4000 की 8000? एफ का वैल्यू 4000 की 8000? 4000 की 8000. जो बैलेंस हो रहा वही तो लिखोगे ना. कितना बैलेंस हुआ? कितना बैलेंस हुआ? 4000 डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया पता है क्या? क्या लिखोगे? 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 इंटू 10 टू द पावर -4. और फाई की वैल्यू डाल दें यहां पे. एल बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -2. अरे आया? नहीं आया. और ईटा कितना दे रखा है? ईटा दिया हुआ है कितना? 8 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 10. क्या यहां से एल नहीं निकाल सकते हो यार? क्या 25 से 25 कट जाएगा? और 1 2 0 से ये 2 0 काट दें? अरे काट दें. तो एल बराबर कितना आ जाएगा जी? 8 से इसको काट दो, 8 बचे 40. 5 से इसको काट दो, 25. नहीं आया. सब कट गया. सब कट गया. नीचे क्या बचा? 1/5. 10 टू द पावर -4 को ऊपर ले जाए तो क्या +4 हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 10 कर दें तो एल बराबर कितना? 1/5 इंटू 10 टू द पावर -6. 10 टू द पावर -6 क्या लिख सकते हो? 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर. अरे आया? गणित करना पड़ेगा इस चैप्टर में. जोड़ घटाने में गलत नहीं होना चाहिए. गलत हुआ खेल खत्म. और ऐसे छोटा मोटा गलती करोगे वही ऑप्शन में भी दिया रहेगा. हाँ, जो गलत करके निकालोगे बना लोगे. कुछ है ही नहीं इस फॉर्मूले में यार. कुछ है ही नहीं. बस तुमको ये फाई समझ आना चाहिए कि फाई क्या है, और जो तुमको एरिया लिखना है उस एरिया का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा एरिया अपने को लिखना है. ठीक, ये बताओ. ये बताओ जरा. कह रहा था स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग डिटरमाइंड बाय द शियर मॉड्यूलस. नीट 2022. द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग. शियर की यंग्स लेंथ के अलॉन्ग जा रहा है ना. तो स्टेटमेंट 1 सही है कि गलत है? रीजन पढ़. A coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimension. किसका ज्यादा होता है? स्टील का. किसका ज्यादा होता है? स्टील का. स्टील का ज्यादा होता है ना. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट, मिसिंग है. अरे क्लियर है? ऊपर लिखा है सर्शन रीजन, नीचे लिखा है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2. गजब. वैसे ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है भाई. ये स्टेटमेंट 1 है. टाइपिंग मिस्टेक. अरे क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? स्प्रिंग को खींच रहे हो ना, तो इलॉन्गेशन किसके अलॉन्ग हो रहा है? लेंथ के अलॉन्ग. तो ऑब्वियस सी बात है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से आएगा. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यंग्स मॉडुलस की शियर मॉडुलस. और भैया स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है. कॉपर कमजोर होता है ना. अरे स्टील से तो कमजोर ही होता है. यस सर. अब सुनो, ये एक और बकवासी बात है. टॉर्सनल स्ट्रेस. टॉर्सनल स्ट्रेस टाइम पास चीज. आपको बस ना ये थीटा और ये फाई में रिलेशन बनाने आना चाहिए. कैसे बनाइएगा? देखिए हुआ क्या कि जब हम इसको गोल घुमाए हैं, जब हम इसको गोल घुमाए हैं तो क्या हुआ? नीचे वाली लेयर को हम कितना घुमाए हैं? थीटा. कितना घुमाए? और यहां पर ये एंगल कितना बनाया है? फाई. ऊपर वाला एंड तो फिक्स है. अरे है कि नहीं है? इस थीटा और इस फाई के बीच में क्या ए डैश कॉमन है? अरे ऐसे ट्विस्ट कभी कभी कोई चीज ट्विस्ट किए हो? नहीं किए हो, कोई बात नहीं. रस्सी मोड़े हो? रस्सी मोड़े हो? मान लो रस्सी को तुम यहां से फोर्स लगा रहे हो, ये एंड फिक्स है, तो क्या होगा? ये वाली जो लेयर है थोड़ी आगे खिसक गई तो क्या ऐसे एंगल बनाएगी? इस वाले जगह से टेढ़ी हो जाएगी ना. तो ये एंगल है तुम्हारा फाई.
ये एंगल क्या है? फाई। अब सोचो, तुम्हारा ये लेयर यहां था, तुमने इसको ऐसे घुमा दिया। अगर तुमने इतना घुमा दिया तो सेंटर से कितना एंगल बना है? थीटा। कितना एंगल बना है? थीटा। तो ये वो एंगल है थीटा। अब सबसे पहला काम करना है अपने को, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। थीटा एंड फाई। क्या थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस जानते हो? जानते हो? तो इस फाई के लिए रेडियस कितना होगा? फाई के लिए अरे इसका लेंथ एल है ना यार, तो फाई के लिए रेडियस कितना होगा? एल। कितना होगा? एल। और थीटा के लिए? थीटा के लिए आर। आर इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस। समझे हैं? ए डैश दो जगह का आर्क है, एक फाई के साथ और एक थीटा के साथ। तो ए डैश की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक है ए डैश बराबर एल इंटू फाई, आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? और दूसरा क्या लिख सकते हैं? ए डैश बराबर आर इंटू थीटा। क्या होगा भाई? आर इंटू थीटा बराबर एल इंटू फाई। तो यहां से क्या फाई बराबर निकाल सकते हैं? क्या होगा? आर थीटा बाई एल। आर थीटा बाई एल। अरे क्लियर है? दूसरी बात होती है टॉर्सनल स्ट्रेस। जैसे आप सारे स्ट्रेस पढ़ते हैं, वैसे एक और स्ट्रेस आ जाता है जिसका नाम क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस जब भी आपको कभी पूछे, वैसे तो कभी नहीं पूछेगा, कोई चांस ही नहीं है, बट फिर भी टॉर्सनल स्ट्रेस जब आपको देगा ना, तो टी आर लिखा जाता है, टाउ आर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टाउ आर। ये बराबर होता है के इंटू थीटा के। किसके बराबर होता है? के इंटू थीटा। के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो मटेरियल के साथ चेंज होता रहेगा। के को बल्क मॉडुलस मत समझ लेना भाई। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जैसे टाउ बराबर लिख दिया कि 10 थीटा। क्या लिख दिया? 10 थीटा। अरे क्लियर है? क्या यहां से थीटा निकाल सकते हो अगर स्ट्रेन दे दिया तो? क्या निकाल सकते हो? अगर तुमको थीटा पता है तो क्या तुम यहां से टॉर्शनल स्ट्रेस निकाल सकते हो? बस खाली वैल्यू रखना। वैसे यही पूछा गया, खाली इतना है। ये सब अपने सिलेबस के बाहर की बात है। क्लियर है ना? सवाल देखो क्या कह रहा है। द अपर एंड ऑफ वायर कितना मीटर? 1 मीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर रेडियस इज क्लैम्प्ड। द लोअर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। द एंगल ऑफ शियर इज? एंगल ऑफ शियर इज क्या पूछा है? थीटा की फाई? थीटा की फाई। फाई कितना शेयर हुआ ना? क्या फाई नहीं निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? क्या बराबर? आर थीटा बराबर? आर थीटा बराबर फाई एल। आर कितना है जी? आर कितना है? 2 मिलीमीटर ना, तो 2 इंटू 10⁻³ थीटा कितना है जी? 45 डिग्री। 45 डिग्री पढ़े ना, तो डिग्री में आंसर आएगा। फाई कितना? नहीं पता। एल कितना? 1। एल कितना? 1। कितना हो गया? फाई बराबर? फाई बराबर कितना? अरे फाई बराबर कितना? कट गया ना? अरे कटा ना, तो कितना? 45 गुना 90। 90 हुआ ना भाई? 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो क्या लिख सकते हो? 0.0121 0.09। अरे क्लियर है क्या? कितना डिग्री? क्या चीज? एक और जीरो आएगा? तुम कह रहे हो हम रेडियन में लिख दें, तो क्या फर्क पड़ता है यार? ले 5/4 लिख, तो फाई किस में आएगा? रेडियन में। अरे इसका लेंथ से लेंथ कट गया कि नहीं? जब नहीं कटता तब हम डिग्री और रेडियन के चक्कर में पड़ते। क्लियर है? तुम रेडियन में रख लो चाहे डिग्री में रख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिग्री में रखोगे तो आंसर किस में आएगा? डिग्री में। रेडियन में रखोगे तो किस में आएगा? रेडियन में। आखिर में लास्ट में अगर तुझे डिग्री में आंसर दे दिया तो क्या करना पड़ेगा? फिर 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे। पहले पाई बाई 180 करो, फिर उसके बाद 180/पाई करो, और ये खेलते रहो। कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है। तो ये 2 से कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, तो π/2 इंटू 10⁻³ क्या ये रेडियन हो गया जी? और π/2 को डिग्री में क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? 90 डिग्री। खुश हो जाओ। नेता यहां खत्म होता है तुम्हारा बेसिक बेसिक स्ट्रेस। नाउ अरे अभी है भाई, सारे मॉड्यूलस यहां जाके खत्म हुए। क्या हुआ? क्या हो गया मित्र?
इधर इधर। अच्छा, अंकित सर क्लास में क्या करेंगे यार? पॉइजन रेशियो, जहर रेशियो, जहर रेशियो, जहर रेशियो। सुनो ए, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं भाई, सुनो। ये देखो यार, भाई 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 प्लीज यार, बहुत टाइम पास की चीज है यार। इसका लेंथ कितना है? एल। लेंथ कितना है? एल। इसका डायमीटर कितना है? डी। इसको अगर तुम खींचोगे तो अभी तक तुम क्या मानते थे कि ये पतला नहीं होता है वायर? अभी तक तो तुम यही कंसीडर करते थे ना कि केवल लेंथ के अलोंग इलोंगेशन हो रहा है, एरिया के अलोंग कोई इलोंगेशन नहीं हो रहा है। अब उल्टा होगा भाई, अब मतलब ये वायर थिक है, इसको अगर तुम खींचोगे तो फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अरे हो जाएगी। लेंथ में कितने का इंक्रीमेंट हुआ बोल दो भैया? एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। और डायमीटर वही रहा कि घट गया? क्या डी माइनस डेल्टा डी लिख लें यार? डी माइनस डेल्टा डी। डायमीटर के अलोंग जो चेंज होता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? और लेंथ के अलोंग जो हुआ वो लॉन्गिट्यूडनल। एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लेटरल। ठीक है ना? पॉइजन रेशियो को डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, कई जगह सिग्मा आ जाता है, कभी स्ट्रेस में आ जाता है, अभी सिग्मा कभी सरफेस टेंशन में आ जाएगा। तो जहां भी आएगा वहां मेंशन करके आएगा कि दिस इज पॉइजन रेशियो। अरे क्लियर है ना? तो सिग्मा बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। टाइम पास चीज। लेटरल स्ट्रेन कितना है जी? लेटरल स्ट्रेन कितना? लेटरल स्ट्रेन कितना? डी माइनस डेल्टा डी। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें लेंथ के अलोंग कितना चेंज हुआ है? कितने का चेंज हुआ है? डेल्टा डी। और था कितना? डी। लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बाई एल। क्या माइनस साइन लगा दें? क्यों? लेंथ बढ़ा है, डायमीटर घटा है। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? एल डेल्टा डी बाई डी डेल्टा एल। समझ गए? अबे समझे भाई? पक्का? अब सवाल कैसे पूछेगा? पॉइजन रेशियो ऑफ द रॉड इज माइनस 0.6। या द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइजन रेशियो इज 0.5। लेटरल स्ट्रेन इज दिस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताओ। पॉइजन रेशियो दिया है, लेटरल स्ट्रेन दिया रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। इतना ही है। क्लियर है? खूब भर भर के मॉड्यूल में सवाल है, आराम से बनाते रहना। अब ये एक फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले का सेट है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं समझा भी नहीं सकता कि ये कहां से आया है। रट्टा मार, रट्टा मार। y बराबर कितना? सुन लो, y बराबर कितना? ये पहले सिलेबस में डेरिवेशन वेरिएशन हुआ करती थी। 3k1 माइनस 2 सिग्मा, 3k1 माइनस 2 सिग्मा। y बराबर 2 ईटा 1 माइनस सिग्मा और 1 प्लस सिग्मा। यहां से सिग्मा को एलिमिनेट कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये रिलेशन याद कर लेना। जब पहले वो स्टेट एग्जाम्स होते थे ना अलग अलग वाले, तो उसमें ये रेशियो किसी न किसी पेपर में देखने को मिल जाता था। क्लियर है? वाई क्या है? वाई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। अरे क्लियर है जी? के क्या है? के क्या है? बल्क। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जोहर। ये क्या है? ये क्या है? शेयर स्ट्रेन, शेयर मॉड्यूलस। क्या भाई साहब? शेयर मॉड्यूलस सिग्मा जोहर। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, केवल नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन वेश्चन नहीं होता, खाली डायरेक्ट रेशियो पूछेगा, ये रिलेशन पूछेगा, वो भी ना के बराबर चांस है, बट फिर भी इसको इसको ऐसे स्टार मार्क कर लेना। ठीक है ना? कब? रिवीजन एट एंड डेट, एग्जाम के करीब, एग्जाम के करीब एक दिन पहले पढ़ के जाना बस। अरे क्लियर है ना? रट लेना है यार, ऐसे ही आसान है। 2 बार 3 बार 4 बार कॉपी में लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है? छुट्टी नहीं भैया, अभी 1:15 हो रहा है, 2 बजे तक पढ़े।
हो गया, हो गया। छुट्टी नहीं हुआ है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। नहीं, कान से बेचारे का मुंह खराब हो जाएगा। चलो आओ। हम बढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। कहां चल रहे हैं भाई साहब? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लो। अरे भाई, अभी हम 40 मिनट पढ़ेंगे ना। 40 मिनट में सुनो तो, हाँ 15 मिनट पढ़ोगे ना, 15 मिनट में सर्विस टेंशन खत्म हो जाएगा। भरोसा रखो तुम यार। और तुमको तुमको अगर एक लाइन भी ना समझ आए, तुम बता देना कि मास्टर पल्ले नहीं पड़ा। इधर ध्यान दो। सुनो 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 सुनो। अरे भाई, आज थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो कल जैसे ही आओगे तुरंत सवाल लगाने लग जाएंगे ना भाई। ऐसे बातें करते हो यार तुम लोग यार। वही ना, तू तो बड़ा समझदार है रे। सोच भाई सोच। ओ सुनो 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 सुनो। भाई 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 भाई, बस पढ़ना ही अपने को। शांति रखो, सोना मिलेगा। ये एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या भरा है? पानी। कोई भी फ्लूइड, कंटेनर में कोई भी फ्लूइड। क्या फ्लूइड है? मतलब इंटर एटॉमिक, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अरे है कि नहीं है? सॉलिड से ज्यादा कि सॉलिड से कम? चलो सीधे बैठ जाओ, पहले फटाफट रिस्पॉन्ड करना। बहुत आसान चैप्टर है, पूरा एकदम बाई हार्ट याद रहेगा लास्ट तक। खूब फॉर्मूला है, ठीक है ना? चलो देखो, हम कह रहे हैं ये पानी है, इस पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि नहीं? अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना। एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? क्या सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? नेट फोर्स कितना है कि नहीं है? जो मॉलिक्यूल सबसे ऊपर है, क्या उसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो है? इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, क्योंकि इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल, इसको कोई खींचने वाला, सब इसको कहां खींच रहे हैं? नीचे। क्या ऊपर वाली लेयर के ऊपर नीचे एक फोर्स लगेगा? उस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये जो ऊपर की लेयर है ना, ये थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो जाती है, थोड़ी मजबूत हो जाती है। क्लियर है? इसके ये ऊपर वाली लेयर, सारे के सारे कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे। लेकिन नीचे जा पाएंगे? नहीं। तो क्या होगा? नीचे जाने की वजह से ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऊपर एक लेयर बना लेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, लाइक अ बेडशीट। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लाइक अ बेडशीट। अब बेडशीट के ऊपर कुछ रख दो तो रुक जाता है कि नहीं? रुक जाता है ना। कोई भारी चीज रखोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना। ऐसे ये भी बेंड होता है, सेम एज इट इज बेडशीट की तरह। बेडशीट जानते हो ना? हाँ। बस और कुछ है ही नहीं चैप्टर में। अब सुनो, तो हुआ क्या, हमने देखा कि पानी है तो उसमें बेंडिंग अलग हो रही है, शहद है उसमें बेंडिंग अलग हो रही। अरे क्लियर है? कोई ऑयल है तो उसमें बेंडिंग अलग हो रही। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं, इसका ना टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू समझ रहे हैं ना? ऊपर से देखेंगे तो कैसे? सर्कुलर, मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल है। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल। बहुत आसान पार्ट है। तो क्या इसके ऊपर अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या ये सरफेस चाहेगी कि वो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाए? रोकना चाहेगी ना। वो कितना फोर्स लगाएगी रोकने में, उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज किया गया जिसका क्या नाम रखा गया? सरफेस टेंशन। क्या नाम रखा गया? सरफेस टेंशन। अब सुनना ध्यान से, हमने इसके ऊपर एक अपनी मर्जी से एक इमेजिनरी लैमिना कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? इमेजिनरी लैमिना, कि एक पतला सा वायर हम रख देते हैं, ऐसा मान लेते हैं, जिसका कोई मास नहीं है। जिसका कोई मास नहीं है, तो क्या वो बेड को दबा पाएगा? अरे मान लो तुम एक टाइट सी बेडशीट खींच के रखे हो, उसके ऊपर एक चींटी चल रही है, क्या उससे बेडशीट मुड़ जाएगी? नहीं।
लेकिन उसी पे एक छोटी सी बॉल रख दो आयरन की, तो थोड़ा अंदर चला जाएगा ना। एक आयरन की रॉड रख दो तो अंदर जाएगा ना। ज्यादा भारी रख दोगे तो क्या टूट के नीचे गिर जाएगा? यही तो होता है ना। यही सेम यहां भी है, कुछ नहीं है, बस बेडशीट समझना पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को। खाली बेडशीट पे पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब सोचो, अब सोचो सोचो, अरे सुनो यार सुनो, क्या अगर ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? उसी की वजह से वो टाइट एक लेयर बना रखे हैं। अब अगर हम कहें कि इमेजिनरी लेमिना हमने कंसीडर कर लिया तो इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा होगा। अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इस फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें सरफेस टेंशन की जरूरत पड़ी। हमने कहा कि ये जो फोर्स लग रहा है ना इस इमेजिनरी लेमिना पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो एक टर्म आया जिसका नाम रखा हम लोगों ने क्या? सरफेस टेंशन। टी क्या है? सरफेस टेंशन। टी क्या है? सरफेस टेंशन। अरे क्लियर है ना? क्या है? सरफेस टेंशन। तो टी बराबर लिखा गया एफ बाई एल। तो यहीं से कहानी आपके चैप्टर की शुरू होती है कि सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये टेंशन आया कहां से, और फिर ऐसे होता है कि लेंथ बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अरे क्लैरिटी है ना? लेकिन अगर वही मैं पहली लाइन आपके सामने लिख दूं कि सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होता है, तो आप यही सोचोगे कि लेंथ बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। पानी लिया तो चादर बदल, चादर अलग थी, और हनी लिया तो चादर अलग हो गई। उस बेडशीट की प्रॉपर्टी क्या है? सरफेस टेंशन। अरे आया नहीं तुम्हें यार? बेडशीट की प्रॉपर्टी क्या है? सरफेस टेंशन। ऑयल लोगे तो सरफेस टेंशन अलग होगा। अरे क्लियर है क्या? हाँ, टी किसकी प्रॉपर्टी है? पानी की, उस लिक्विड की, उस फ्लूइड की। टी का फोर्स और लेंथ से कोई लेना देना। फोर्स बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा, एल घटाओगे तो एफ घटेगा। टी पर कोई फर्क। फोर्स को दोगुना किया, लेंथ भी दोगुना हो गया, तो टी पे कोई फर्क पड़ा क्या? दो बाई दो ना। टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। अरे बात समझे हैं कि नहीं? प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? लेंथ। क्या बढ़ेगा? लिक्विड चेंज कर देंगे तो क्या बढ़ेगा? तब सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड। डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड। सुनना और काम की बात, अगर हम सरफेस टेंशन को कह रहे हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है कि नहीं? अरे है ना भाई? अब हम कह रहे हैं कि हमको सरफेस टेंशन एक ही मटेरियल का चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? कैसे चेंज करोगे? टेम्परेचर बढ़ा के। पानी है, पानी का टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या उसका स्टेट चेंज हो रहा है? क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरस्पेसिंग बढ़ रही है? सरफेस टेंशन घटेगा। अब मॉलिक्यूल्स कमजोर हो गए ना। सोचो, दूध जानते हो, गर्म होता है तो उबल पड़ता है, सरफेस टेंशन उसका बहुत कम होता है, और ठंडा हो जाता है तो मस्त मलाई। तुम लोग तो पता नहीं उसका सुख भोगे हो कि नहीं। हमारे यहाँ गांव में जब हम लोग थे तो गाय भैंस होती थी, दूध निकाला जाता था और उसको आग में ऐसे नीचे गड्ढा खोद के मिट्टी के बर्तन में रख के ढक दिया जाता था। पूरी रात आग, पूरे रात पूरा दिन उसमें आग जलता रहता था और दूध उसमें हल्का 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 गर्म रहता था। फिर इतनी मोटी लेयर जमती थी, फिर उसको निकाला जाता, उसका घी बनाया जाता था। हाँ जबरदस्त। और मैं बहुत चुरा चुरा खाया है, उसी का नतीजा है। अरे भाई ये सुनो सुनो इधर, ये मोटा मोटा हिसाब समझ आया? सोचो, जब जब दूध का टेम्परेचर बढ़ा तो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन मजबूत रही कि हल्की हो गई? हल्की हो गई ना, तो उसका सरफेस टेंशन घटा। तो यहां बहुत बेसिक सी बात बढ़ाएं। अब यहां से हम टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा का मतलब क्या है? टेम्परेचर, एंगल नहीं। अगर हम थीटा बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। हाँ तो साथ दिया करो यार प्रॉपर्ली। अच्छा, सरफेस टेंशन को कई बार एस लिखा जाता है, कई बार सिग्मा लिखा जाता है। जहां भी लिख के आएगा वहां नाम दिया रहेगा कि हम सरफेस टेंशन को किससे डिनोट कर रहे हैं। मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आए? अच्छा सुनिएगा, अब एक बात सुनिए। मान लीजिए अब हम कहें आपसे
हमको पता था। ये सुनो सुनो, ए भाई, भाई 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 भाई, बाबू बाबू बाबू, अभी अभी 5 मिनट है यार। 5 मिनट में तुमको पूरा सरफेस टेंशन के एक पार्ट का फील दिला देंगे, बहुत ध्यान से देखो। ये तुम्हारे पास एक पानी की लेयर है, अरे है कि नहीं है, पानी की, ये पानी की एक लेयर है। टी बराबर एफ बराबर क्या है, टी इंटू एल। एफ बराबर क्या है, टी इंटू एल। सोचो अगर तुमको मैं एक नीडल दे दूं, क्या दे दूं, नीडल। नीडल को ऐसे ऊपर ऐसे वर्टिकली इसमें डिप कराओ, लेंथ कितना होगा। अरे भाई, इस लेयर के ऊपर कोई लेंथ पड़ी है क्या, नहीं। एल की वैल्यू कितनी है, 0। अरे पॉइंटेड है ना यार। अरे यार तुम लोग ऐसे गड़बड़ करते हो यार, ऐसे रो देते हो यार एकदम से भिखारियों की तरह से। भाई इमेजिनरी लेमिना तो तुमने ऐसे माना था ना, लेयर के अलोंग ना। मैं कह रहा हूं कि ये लेयर है, मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, रखा था, तो यहां पे लेंथ कितना आ गया, 0। तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, फोर्स कितना, 0। क्या लेयर इसको रोक पाएगी नीचे जाने से, लेकिन अगर धीरे से ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दो तो रोक सकती है, रोक ही लेगी ये जरूरी, लेकिन रोक सकती है। तो सोचो क्या होगा जब इसके ऊपर तुम ये जो कील रखे हो ना, ये कील रखे हो, इसका मैं साइड व्यू दिखा रहा हूं, तो ये कील तुमको ऐसे दिखेगी और ये लेयर थोड़ी सी ऐसे दब जाएगी। अरे बेडशीट पे ऐसे ही तो मुड़ेगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा। इसका मास कितना था जी, इसका मास कितना था, m, नीचे क्या लगा, mg। लेकिन ये नहीं डूबी किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के अलोंग रहेगा, हमेशा किसके अलोंग रहेगा। जब कुछ नहीं रखा था तो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स था वो क्या ऐसे था, अरे था कि नहीं था। अब कोई भारी ऑब्जेक्ट आ गया तो मुड़ गया, अरे मुड़ा कि नहीं मुड़ा। तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, क्या इसका एक कंपोनेंट बैलेंस करेगा। हम कह रहे हैं यहां पर जो फोर्स है वो टी इंटू एल है, और यहां पर जो फोर्स है वो कितना है, टी इंटू एल। सरफेस टेंशन का कोई डायरेक्शन, क्योंकि वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। लेकिन जब वो एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, फोर्स। क्या बन जाएगा, और वो जो फोर्स आएगा वो हमेशा किसके अलोंग लगेगा, सरफेस के अलोंग। किसके अलोंग, क्या अब सरफेस सीधी रही कि मुड़ गई, अरे बेडशीट पे भारी चीज रखोगे तो दब जाएगी ना। तो जब मुड़ गई तो सरफेस ऐसे गई तो क्या टीएल इधर गया। अब सोच, मैं कह रहा हूं बेटा, ये यहां से एंगल बना रहा है थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा। तो इधर कौन सा कॉम्पोनेंट, कॉस की साइन, क्या 2TL कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल क्या 0 हो जाएगा, कैसे, टीएल साइन थीटा इधर, टीएल साइन थीटा इधर, क्या कट जाएगा, नहीं आया, आया जी। नीचे कितना लग रहा है, ऊपर कितना, 2TL कॉस थीटा बराबर कितना, बराबर कितना, अरे नहीं आया, आया जी। अब तुमसे सरफेस टेंशन पूछ ले, एल पूछ ले, थीटा पूछ ले, मान लो पूछे कितना एंगल बनाया वर्टिकल से, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, mg/2t इंटू एल, mg/2t इंटू एल। सुनो, अब देखो, अब तुम्हारी ख्वाहिश क्या है कि तुमको ना इस कील को पानी के ऊपर रख दिया, अब तुमको इसको ऊपर उठाना है, अब तुमको इस कील को ऊपर उठाना है। सोचना क्या होगा, जब तुम ऊपर उठाओगे तो क्या पानी उससे चिपक के ऊपर चढ़ेगा, अभी तो पानी ऐसे था, इसको सपोर्ट कर रहा था। अब जब मैं इसको उठाऊंगा तो क्या पानी ऐसे इसके साथ उठेगा, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन। किसकी वजह से, सोचो अगर ये कील जमीन पे रखी होती, इसका मास m होता, तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है, mg। कितना लग रहा है, मुझे इसको ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता, mg। कितना फोर्स, कितना फोर्स, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर यही पानी पे रखा है तो मुझे mg लगाना पड़ेगा, mg से कम कि mg से ज्यादा, mg नीचे लग रहा है यार। क्या सरफेस टेंशन वाला फोर्स भी नीचे आ रहा है, क्या दोनों के बराबर अपने को फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अच्छा, इस बात का फीलिंग है कि पहले तो पानी ऐसे था, अब जब तुम उठाने लगे तो पानी पहले क्या होगा, एक समय के बाद सीधा, और फिर उसके बाद क्या चिपक के ऊपर चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसके साथ पानी चिपका, क्योंकि उसके पास उसका एडहेसिव नेचर है। कैसा नेचर है, कैसा नेचर है, एडहेसिव। एडहेसिव कोहेसिव जानते हो, जानते हो ना। पानी में जब पाइप से पानी जाता है तो क्या पाइप गीली रह जाती है, किसके कारण, एडहेसिव फोर्स के कारण। समझे कि नहीं। अब